हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम 11 फेब से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उनको आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड पहला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू जापान। देखिए, अभी अभी न्यूज़ आप पिछले दिनों के अंदर ये आई है कि जो जापान है ना, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये थर्ड लार्जेस्ट नहीं रही है। एंड अब इसकी जगह जो जर्मनी थी वो थर्ड लार्जेस्ट बन चुकी है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दुनिया में अगर हम बात करते हैं ना जीडीपी के टर्म्स में, तो आप जानते होंगे कि यूएसए सबसे टॉप के ऊपर है। दूसरे नंबर पर आपका चाइना आ जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर पहले जापान हुआ करता था, पर अब आ गया है जर्मनी। चौथे नंबर पे जापान है। आप सोचेंगे सर पांचवें नंबर पे कौन है? पांचवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत, इंडिया पांचवें पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे जर्मनी ने ओवरटेक कर दिया जापान को। साथ ही साथ जो जापान है वो चला गया है रिसेशन के अंदर। सर इसका अर्थ क्या होता है रिसेशन का? देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है ना, दुनिया में जो भी कोई भी इकोनॉमी है, दुनिया में क्या अपनी लाइफ में भी आप देखो, लाइफ में क्या होता है सर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं इकोनॉमी या बिजनेस साइकिल की, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राइट। कुछ ऐसा टाइम होता है जब हम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, जब हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हम एक डिप देखने को मिलता है, एक स्लो डाउन आ जाता है। एंड अकॉर्डिंगली एक टाइम ऐसा आता है जब हम काफी हद तक रिसेशन में होते हैं, फिर वापस से ऐसे रिकवर करते हैं। तो ये तो हमें जनरल टर्म्स में पता होना चाहिए कि रिसेशन का अर्थ क्या होता है, जब हमारी सिचुएशन काफी खराब है इकोनॉमी की। पर अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें ना, तो अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें लगातार दो क्वार्टर, दो क्वार्टर का मतलब लगातार 6 महीने के लिए अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव है, इसको बोलते हैं रिसेशन। मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी क्या हुआ है ना, जापान का जो डेटा आया है उसमें ये जो पिछला क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर, मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली कैलेंडर ईयर चलता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका अक्टूबर टू दिसंबर, ये 3 महीने का जो जीडीपी डेटा आया ना, उसमें जापान की ग्रोथ क्या थी? -0.4%। उससे पहले वाले 3 महीने, यानी कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में भी वो नेगेटिव था। तो लगातार दो क्वार्टर हो गए ना, लगातार 6 महीने के लिए जो जापान की जीडीपी थी वो नेगेटिव ग्रो करी है। जब भी ऐसा लगातार 6 महीने कम से कम वो चला जाए, तब हम बोलते हैं कि उस देश के अंदर या उस अर्थव्यवस्था के अंदर यहाँ पर रिसेशन आ चुका है। समझे इस बात को? देखो, जापान का ना काफी हालत खराब है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले ना जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था 2010 तक। फिर चाइना ने उसको ओवरटेक किया। अब चाइना तो बहुत आगे जा चुका है जापान से। पर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, अब जापान जो है चौथे नंबर पर आ चुका है। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया भी उसको ओवरटेक करता रहेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो चुका है जापान के अंदर कि जापान उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा, ग्रो तो छोड़ो उल्टा नीचे आ रहा है। देखो एक्चुअली में कई सारे कारण हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो जो हम जीडीपी देखते हैं ना, तब हम देखते हैं वो यूएस डॉलर्स के अंदर। तो यूएस डॉलर का आपकी लोकल करेंसी के साथ क्या लिंकेज है, वो भी कहीं ना कहीं डिटरमिन करता है कि आपकी जीडीपी कितनी है। समझ रहे हो? डॉलर टर्म्स के अंदर। तो एक्चुअली में ना पिछले कुछ टाइम के अंदर जो हम बात करते हैं जापानीज येन की, उसमें एक कमजोरी देखने को मिली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो रुपी की टर्म्स में समझो, अगर $1 = 60 है ना, 60 रुपीज, और एक तरफ है $1 = 100 रुपीज, तो जे जो दूसरा केस है ना, इसको हम बोलेंगे कि हमारा रुपया क्या है? कमजोर है। यहाँ पर क्या है? रुपया थोड़ा मजबूत है ना? तो इस तरह से अगर मान लो जापान की जो करेंसी है येन, अगर उसके अंदर एक कमजोरी देखने को मिलेगी, तो वो एक मुख्य कारण बना है जापान की इकोनॉमी का, जो मतलब जीडीपी टर्म्स में, जो यूएस डॉलर की टर्म्स में वो नीचे आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो जापान के अंदर जो प्राइवेट कंजम्पशन होती है, आप जानते हो जीडीपी क्या होती है? सर जीडीपी होता है C+I+G+NX। यही तो होता है। सी क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट परचेजेस, एनएक्स आपके नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर जो आपकी प्राइवेट कंजम्पशन है, ये एक मेजर चंक है जापान की इकोनॉमी का। पर इसके अंदर एक कमी देखने को मिली है। एक्चुअल में क्या है ना,
वहाँ पर अगर हम बात करें जापान के अंदर, तो कहीं न कहीं वहाँ के रहने की जो कॉस्ट है, उसके अंदर एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। एक तरह की महँगाई देखने को मिली है। उसको डरते हुए थोड़ा-सा जो लोग हैं, बहुत ही ध्यान से पैसा खर्च कर रहे हैं। ऊपर से अगर आप नोटिस करो, जो सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? जो लंबे टाइम के लिए पैसा आप डाल रहे हो, एसेट क्रिएशन कर रहे हो, उसके अंदर भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो यानी कि गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं खर्च कर पा रही, और गवर्नमेंट नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जापान की सिचुएशन थोड़ी खराब है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप एक बात नोटिस करो यार, देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, एक तरफ है इंडिया, जहाँ पर यूथ है, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, बहुत सारी एनर्जी है। जापान के अंदर जो लोग हैं, थोड़े बूढ़े होते जा रहे हैं, वहाँ पर यंग पॉपुलेशन थोड़ी कम है। अब एज़ अ बिज़नेसमैन आप मुझे बताओ, आप कहाँ पैसा डालोगे? क्या इंडिया में डालना पसंद करोगे या फिर जापान के अंदर? आप बोलोगे सर इंडिया के अंदर, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एक एनर्जी है, एक इनोवेशन हम अच्छा खासा कर रहे हैं। इंडिया का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि यूथ है ना हमारे पास। जापान के अंदर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो ये एक दिक्कत है। तो इस वजह से ना जो बिज़नेसेस वगैरह हैं, वो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के अंदर पैसा डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ना एक चीज़ और, दैट इज़ कि जापान ना, अगर हम बात करें 1970, 1980, इन पर्टिकुलर सालों के अंदर, मतलब ये 10-20 जो 20-25 साल हैं, इनके अंदर ना जापान ने बहुत तेज़ी करी। इतनी तेज़ी से कि लोगों को लग रहा था कि यार एक छोटा-सा देश है, वो कहीं न कहीं पूरा छोटा-सा देश, इतना आइलैंड कंट्री है और वो पूरी दुनिया पे एक तरह से राज करेगा। ऐसा लग रहा था 1970-1980 में। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि एक्चुअल में ना वहाँ पर जो ऑटो सेक्टर था, वो बहुत ही बूमिंग सेक्टर था। उसने बहुत हेल्प किया जापान को, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के अंदर। पर धीरे-धीरे क्या हुआ, ऐसा ये ऑटो सेक्टर उतनी तेज़ी से ग्रो भी नहीं कर पाया, बाकी चीज़ों का भी थोड़ा हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, ये ऑटो सेक्टर उसके साथ-साथ कहीं न कहीं नीचे आता गया। और अब कल तो देखो, आजकल तो धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ेंगे, तो डेफ़िनिटली जापान के ऊपर उसका और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी कुछ दिक्कतें थी, बाकी वेजेस वगैरह स्टैग्नेट हो चुकी हैं लोगों की, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं। तो ये कुछ दिक्कतें थी जिससे कहीं न कहीं दिख रहा है कि जापान की अभी हालत ख़राब है, एंड हो सकता है कि फ्यूचर में हालत जापान की इससे भी ज़्यादा शायद ख़राब हो जाए। ठीक है? तो आई होप ये जो टॉपिक था कि जापान रिसेशन के अंदर कैसे एंटर करा है, और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ कौन-सी हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों, कल से यानी कि 19 फरवरी से हमारा जो आरपीपी 2.0 है, रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0, वो स्टार्ट होने जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपने आने वाले प्रीलिम्स, जो कि 26 मई को होगा, उसके लिए पूरी तरह से आप अच्छे से तैयार हो जाएँ। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको 40 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। उसी तरह से 20 आपको सीसैट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे। तो एक तरह से ना क्वेश्चंस के माध्यम से आप तक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। फिर जो ये आपके साथ ये जो 40 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको हमारे जो फैकल्टीज़ होंगी, वो पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगी, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट सीसैट का एक्सेस भी यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत अपने सीसैट के अंदर ना हो। इसके अलावा आपको 9 उड़ान की स्टैटिक बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी, एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, तो आपको सृजन, जो कि हमारा कंप्लीट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका फ्री एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं एक्सेस, एंड साथ ही साथ ऑफलाइन के अंदर आप हमारे सेंटर्स करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ के अंदर भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो लिंक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। जैसे भी आप चाहो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आप वैसे एक्सेस कर सकते हो, एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब तो जो नंबर ऑफ डेज़ है ना, ये लगभग 100 से भी नीचे आ गए हैं। तो अब पूरा टाइम आ चुका है कि अब अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अपार कार्ड्स के बारे में। क्या है सर अपार? अपार इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है, देखो एक चीज़ आप समझो, जैसे ना आप लोग होंगे, या पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, मेरे पास तो ये है कि जैसे मेरे ना 10th का सर्टिफ़िकेट हो गया, 12वीं का सर्टिफ़िकेट हो गया, मेरे ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट हो गया, मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया, ऐसे बहुत सारे मेरे जो सर्टिफ़िकेट है, स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट, इनके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। उस फ़ाइल के अंदर सारे मैंने डॉक्यूमेंट अपने और भी रखे हुए हैं।
अब देखो यार, इस तरह की फाइल मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? और ऊपर से आप एक चीज़ और नोटिस करो, कल को मान लो मुझे किसी और जगह पे जाना हो, मान लो मैं आज किसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और वहाँ मैंने 1 साल कंप्लीट किया है, पर अब मुझे छोड़कर किसी और जगह पे जाना पड़ रहा है किसी कारण की वजह से, तो मैं वहाँ पर कैसे कंटिन्यू करूँगा? बड़ी दिक्कत आती है। प्लस एट द सेम टाइम कई बार अकाउंट्स वगैरह की या जो इन डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ी कर दी जाती है, कुछ फ़ॉर्जरी, कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग बनवा लेते हैं, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सामने वाले को मेरा पूरा डिटेल वगैरह पता होनी चाहिए, तभी वो मुझे एडमिशन दे पाएगा। तो अब ना इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? इसका सॉल्यूशन है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, अब आधार क्या कार्ड क्या होता है? सिर्फ आधार कार्ड यूनीक होता है। ये एक बंदे का यूनीक आधार कार्ड होता है। वैसे ही आपका अपार कार्ड है, आपका नहीं मतलब बच्चों का, जो स्टूडेंट्स का, ठीक है? एक यूनीक आपकी परमानेंट 12 डिजिट आईडी यहाँ पे बन गई है। ये बनाई किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और ऐसा बताया गया है कि अभी तक 25 करोड़ अपार यहाँ पे बना चुके हैं ऑलरेडी हमारी सरकार। तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब इससे माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से ना स्टूडेंट का एक आधार आईडी बन जाएगा। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अपार कार्ड ने या अपार आईडी ने आधार कार्ड को आपको रिप्लेस कर दिया, नहीं। अपार आईडी भी एग्जिस्ट करेगा, आधार तो उसके साथ लिंक्ड है, समझे? अपार लिंक है किसके साथ? आधार आईडी के साथ। तो एक तरह की एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है, या फिर एडू लॉकर भी इसको बोल सकते हैं। तो जो अपने एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके अंदर ये इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे, इससे आपका जो पूरा एकेडमिक डेटा है ना, वो पूर्ण रूप से आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा। आपकी जो भी एकेडमिक जर्नी है, आपने क्या-क्या अचीव किया है अपनी एकेडमिक्स के अंदर, वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। एंड जब भी आप कभी-कभी ट्रांसफ़र लोगे बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस को काफ़ी वो अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर देगा। तो बहुत सारे आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना? इंडिविजुअल स्कूल्स हो गया, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, उनको भी फ़ायदा होगा, आपके टीचर्स को भी फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को भी। क्योंकि नोटिस करो ना, सबके पास एक जगह पे डेटा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बंदे को कहीं न कहीं ढूँढना पड़ रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ है। तो इस तरह से एक तरह की ये डिजिटल रिपॉज़िटरी की तरह यहाँ पे काम करता है। कैसे काम करता है? देखो, एक अपार आईडी है, उसको लिंक कर दिया जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ, एबीसी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? दरअसल में एबीसी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लेकर आया गया था। इसका पॉइंट वही है कि मान लो आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपके अकाउंट में ना कुछ क्रेडिट आ गए। अब ये क्रेडिट को आप यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया, अब जब दूसरे साल कहीं और आप पढ़ने जा रहे हो ना, आपके अकाउंट में ऑलरेडी कुछ क्रेडिट पड़े हैं। तो बाकी के क्रेडिट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जो भी है, वहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। दिस इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके अलावा स्टोरेज वगैरह यहाँ पे सारी हो जाएगी, ठीक है ना? इसके साथ-साथ जब आप किसी चीज़ को कंप्लीट करोगे, तो डिजिटल आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो इस तरह से ट्रांसफर्स के अंदर भी ईज़ है। एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। गेटिंग इट? ध्यान रखिएगा, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो कम से कम मिनिमम शेल्फ लाइफ वो 7 साल की होगी। 7 साल तक आपके क्रेडिट्स वहाँ पे स्टोर हो जाएँगे। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। सारा कुछ इंटीग्रिटी उनकी मेंटेन रहेगी। एंड आसानी से आप कहीं से भी एंट्री या किसी और जगह पे आपको एंट्री वगैरह लेनी हो, किसी कंट्री किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से एग्ज़िट लेना हो, वो सारे बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आगे चलते हैं, एचएसएन कोड्स फॉर राइस। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। देखो, आप एक चीज़ समझो, जैसे हम बात करते हैं राइस यानी चावल की। अब चावल की भी ना अलग-अलग वैरायटी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो होते हैं बासमती चावल, ठीक है? दूसरे होते हैं आपके नॉन बासमती चावल। बिल्कुल ठीक बात है। पर ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही कैटेगराइज़ेशन है। अगर मैं आपको नॉन बासमती भी बताऊँ ना, उसके अंदर भी बहुत सारी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सोना मसूरी, ये भी चावल की एक वैरायटी है। गोविंद भोग, ये चावल की वैरायटी है। काला नमक चावल आते हैं एक। तो ऐसे ना करते-करते ऐसा बताया जाता है कि लगभग 30 से 40 वैरायटी के आपको नॉन बासमती चावल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अलग-अलग टाइप के चावल हैं। ओके सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, होता पता है क्या है, जब हम ऐसे ना चावल का ना कई बार प्रोडक्शन ऊपर-नीचे होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चावल का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो। अब जब ये सिचुएशन आती है कि चावल की प्रोडक्शन कम है या फिर चावल की कमी हो सकती है, ऐसे केसेस के ऊपर हम क्या करते हैं? हम ना कई बार चावल का जो एक्सपोर्ट है, वो रोक देते हैं कि ये चावल यार हम दूसरे देश नहीं भेजेंगे। देखा होगा ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार
आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो कई बार बैन लगा देती है कि चावल को अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेड सी के अंदर पिछले साल, अभी पिछले साल क्या, अभी कुछ टाइम पहले कुछ सारे इश्यूज हमें देखने को मिले। उस वजह से हमने इसको रोक भी दिया था उस टाइम के ऊपर, चावल के एक्सपोर्ट को। पर आप नोटिस करो, जब मैंने बोला कि मैंने चावल का एक्सपोर्ट रोक दिया, तो मैंने पता क्या किया, मैंने पूरा नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया। पर इससे थोड़ी दिक्कत है, या मैंने बोला नॉन बासमती राइस का पूरा। एक्चुअली हो सकता है ना कि हमारे पास सोना मसूरी अच्छा खासा पड़ा हो, पर ये चीजें ना पड़ी हो। तो एक्चुअली 30 से 40 वैरायटी सारे के सारे हमें एक्सपोर्ट रोकने की क्या जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 वैरायटीज की हमारे यहाँ इंडिया में डिमांड ना हो, वो दूसरी कंट्री में ज्यादा डिमांड हो, तो हम वो भेज सकते हैं। उसमें क्यों एक्सपोर्ट में हमने रोक लगा दी। तो एक्चुअल में ना सरकार क्या कर रही है, सरकार ना अब राइस की क्लासिफिकेशन को एक्सपैंड कर रही है। देखो, हमें जो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना है ना, वो सिर्फ मान लो एक वैरायटी पे लगाना है। बाकी सारी वैरायटी पे हो सकता है एक्सपोर्ट हम चाहते हो करना, पर अभी करंट सिस्टम के अंतर्गत वो करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबका कोड क्या है, एक ही है। और जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हमें HSN कोड चाहिए होता है। तो ये कोड को हम एक्सपैंड करेंगे, हर पर्टिकुलर वैरायटी का हम चाहेंगे कि अलग अलग कोड हो जाए, ताकि फिर उस हिसाब से हम देख पाए कि अच्छा यार, ये 10 वैरायटी हमने बैन कर दी, ये एक्सपोर्ट नहीं करी जाएंगी, बाकी 20 करते रहो। अभी क्या होता है, अब हम सीधा ये बोल देते हैं नॉन बासमती आपने बैन कर दिया, तो भाई सारी की सारी आपने वैरायटी बैन कर दी। समझे इस बात को। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रहा है, HSN कोड्स को एक्सपैंड कर रहा है फॉर द दीज काइंड ऑफ राइस क्लासिफिकेशन के लिए। HSN होता क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। देखो एक्चुअल में क्या है ना, एक 6 डिजिट का एक कोड बना दिया जाता है। अब क्योंकि ये 6 डिजिट का कोड है, उससे पता लगता रहता है कि उस कोड से कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट है एंड क्या चीजें हैं उसके रिगार्डिंग। तो इस तरह से ये कोड हर पर्टिकुलर राइस वैरायटी का अगर अलग से मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता रहेगा कि किसके लिए हमें एक्सपोर्ट को बैन करना है, किसके लिए नहीं करना है। तो ये जो HSN कोड होता है, इस तरह से 6 डिजिट का कोड हमें देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाता है। इसके माध्यम से हमें अलग अलग टाइप्स का पता लगता रहेगा, एंड इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है, फेयर प्रैक्टिसेस हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लगती रहेंगी। तो दरअसल में जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1952 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। 185 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ग्लोब में आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिया भी इसका मेंबर है 1971 ऑनवर्ड से। इसका काम यही है कि अलग अलग दुनिया में जो भी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनके इंटरेस्ट को हम यहाँ पे सर्व करें, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया एंड पेरू ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस। देखो, भारत और पेरू के बीच में ना 2017 से ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग नेगोशिएशन चल रही हैं। 5 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं 2019 तक, फिर अभी छठा राउंड यहाँ पे देखने को मिला हमारे और पेरू के बीच में, कहाँ पे, लीमा पेरू के अंदर। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये 2019 ऑनवर्ड्स के बाद कभी डिस्कशन हो नहीं पाया, पर अब हमने वापस इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे हम आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट पे फाइनलाइजेशन लेकर आ पाएं, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें बेहतर हो पाएँ। देखो, थोड़ा ना ट्रेड पेरू के साथ थोड़ा ट्रेड एग्रीमेंट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली की, यहाँ पर आपको अच्छा खासा लिथियम देखने को मिलता है, और जिसको हम लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें ना, तो पेरू भले ही लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, बट पेरू में भी आपको लिथियम देखने को मिलेगा। और लिथियम आप जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीजन बीइंग कि यहाँ आप अगर बात करो तो लिथियम बैटरीज जो वगैरह होती हैं, उनमें यूजेज बहुत ज़्यादा है। बाकी और भी अगर हम बात करें ना, तो पेरू आप लिथियम के अलावा लेड, जिंक, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनका मेजर प्रोड्यूसर है। और ये प्रोड्यूसर होने की वजह से डेफिनेटली हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो हमारे यहाँ पे ये अलग अलग इनका जो मेजर प्रोड्यूसर होने की वजह से यहाँ पर इंडिया में कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा लोकेशन देख लो पेरू की, ये देख पाओगे कि आप ये पैसिफिक ओशन के साथ अपना बाउंड्री इधर टच होती है। बाकी आपको नदर्न साइड के अंदर इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ईस्टर्न साइड के अंदर ब्राजील यहाँ पे हो गया, एंड आपका बोलीविया एंड आपका चिली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसकी कैपिटल आपको लीमा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ आज की जो हमें डिस्कशन करनी थी कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस मे बी कॉज्ड बाय। जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस का मतलब क्या है, यानी कि एक तरह से महंगाई होना, एक तरह से इन्फ्लेशन होना। इसी को तो बोलते हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस। किसी चीज का प्राइस बढ़ जाना क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इन्फ्लेशन। अब वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन किन किन कारणों से बढ़ सकती है। पहला कह रहा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मान लो मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, मेरे, आपके
हम सब के हाथ में पैसा आ गया। अब जब पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम नई-नई चीज़ों की डिमांड करेंगे और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, क्या होता है? उसके सर भाव बढ़ जाते हैं। तो जब भाव बढ़ गए उस चीज़ के तो क्या हो गया? तो उसकी महँगाई बढ़ गई, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या हुआ? कुछ सामान था, वो जितनी प्रोडक्शन होती थी, जैसे मान लो चावल की ही मान लो, अभी चावल की बात कर रहे थे, अगर चावल की प्रोडक्शन ही कम हो गई, तो चावल सप्लाई कम होगी, मार्केट में चावल कम है। जो चीज़ मार्केट में कम होती है, उसके भी तो भाव बढ़ते ही हैं, क्योंकि देखो चावल सबको चाहिए, पर चावल कम है मार्केट के अंदर, तो मैं बोलूँगा मैं ज़्यादा पैसे दे दूँगा चावल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उससे चावल के दाम बढ़ जाएँगे। तीसरे अगर हम बात करें इंक्रीज़ इन इफेक्टिव डिमांड, अगर किसी की डिमांड बढ़ जाती है, अरे अभी तो बताया जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसके भाव बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर सब चीज़ों को एक ही चीज़ अब अगर हर इंसान को एक ही चीज़ चाहिए, तो उस इंसान के डिमांड तो मतलब उस चीज़ की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड उसके भाव भी अकॉर्डिंगली बढ़ते रहेंगे। तो दरअसल में तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तीनों चीज़ों की वजह से आपका यहाँ जो महँगाई होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, उसके अंदर हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है। दूसरा मैंने एक आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग। देखो पहले तो ये समझो जब हम बात करते हो ना कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो आप जानते होंगे कि इस तरह से ना एक 3 टियर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब से ऊपर वाले लेवल के ऊपर आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं, राइट? दूसरे नंबर के ऊपर आपको डीसीसीबीस देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सबसे नीचे आपको जो हमारी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं, वो देखने को मिल जाती हैं। अब एक्चुअली में कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं पर? कोऑपरेटिव दरअसल में ना एक ऐसी चीज़ होती है व्हिच बिलॉन्ग्स टू द मेंबर्स। बेसिकली ऐसे मेंबर्स जो उस बैंक के ओनर्स भी हैं एंड एट द सेम टाइम वो उसके कस्टमर्स भी हैं। अब अगर हम बात करें ना यहाँ पे जैसे वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल अक्सर फॉलो किया जाता है। एक्चुअली ना कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग हमेशा से इशू ये रहा है कि यहाँ पर ना दो लोगों के पास पावर हुआ करती थी। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ-कुछ पावर्स हैं एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनके पास कुछ पावर्स होती हैं। अब दोनों में जब पावर्स इस तरह से होती है ना, तो उससे कहीं न कहीं फंक्शनिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई बहुत ही प्रोफेशनली काम करता है, पर आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ये उतना अच्छे से काम नहीं करते। इस वजह से बहुत सारे आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हमें पिछले सालों के अंदर स्कैम्स वगैरह बड़े देखने को मिले। बहुत सारे आपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज़ डूबते हुए देखने को मिले। जब सरकार ने ये चीज़ नोटिस करी ना, तो 2020 के अंदर सरकार लेकर आई बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके माध्यम से जो पावर्स थी, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से हटाकर आपकी पावर दे दी गई किसको? आरबीआई को। किसको दे दी गई? आरबीआई को, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि अब प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जा पाए। ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए और हमें पता ही ना लगे या फिर कहीं न कहीं वहाँ की जो सरकारें हैं, वो कुछ गड़बड़ कर दें, रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ कुछ ऐसा इश्यू कर दें। तो दरअसल में ना ये जो पहली स्टेटमेंट थी, ये यहाँ पर गलत पता क्यों हो जाती है? क्योंकि 2020 में अमेंडमेंट आया था, जिसके माध्यम से पावर हटा दी गई थी। डू यू गेट द पॉइंट? और नोटिस करो 2020 में अमेंडमेंट हुआ, यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप करंट अफेयर्स के वाकिफ हो भी या नहीं हो। तो इस वजह से ये चेंज हमें देखने को मिला। और आप नोटिस करो पहला स्टेटमेंट आप गलत करते ही आपका आंसर तो वैसे बन गया। पर अगर आप सेकंड की तरफ चलो, क्या ये इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो आपका 1966 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से दे वर ब्रॉट इन द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दिस इज इंडीड आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पिछले हफ्ते के आंसर्स थे। आज का आपका होमवर्क रहेगा, पहला आपका होमवर्क रहेगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से सही आंसर दोनों में से क्या है, इन सब में से मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।